Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का यानी भूगोल का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। आइए विस्तार से पढ़ें। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का अर्थ है जो वन है, जो हमारा चारों ओर का जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे जीव भी निर्भर करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग क्या है 16 लाख पाई जाती है। यह भी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतादार, उल्लू और मधुका, इनसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म और हुवर्रिडिया, हेप्टान्यूरोन, घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु जो छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे
जारी रहती तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो ये संकटग्रस्त जातियां हैं। सुभेद्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है यानी कम हो रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियाँ, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ, जो जातियाँ लुप्त हो चुकी हैं यानी खत्म हो चुकी हैं, ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल आदि हैं। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। कहने का अर्थ है जब उपनिवेश काल, जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था यानी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था, उस टाइम पर क्या है सबसे बड़ा नुकसान वनों का हुआ है, क्योंकि लाइनों की पटरी बिछाने के लिए वनों का इस्तेमाल किया गया और वनों को काटा गया ज़मीन साफ करने के लिए, कृषि के लिए, व्यवसाय के लिए आदि। क्या है सबसे बड़ा नुकसान वनों का ही हुआ है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से रहा है। कहने का अर्थ है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भी क्या है वनों की हमने अंधाधुंध कटाई की है। किसके लिए? कृषि के लिए। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। कहने का अर्थ है 1951 से लेकर 80 के बीच में लगभग क्या है जो वनों की ज़मीन थी कितनी 26,200 वर्ग किलोमीटर पर वनों को काटकर वहाँ क्या है कृषि की गई है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लेश और बरन खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। झूम कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि है जो स्थान बदल कर कृषि की जाती है। पहले क्या है झूम कृषि करते थे, वनों को काटकर जंगलों को साफ कर वहाँ क्या है कृषि की जाती थी। फिर क्या है 2-3 साल वहाँ कृषि करने के बाद उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता था। फिर क्या है वो 2-3 साल के फिर क्या है फिर आगे जाके ज़मीन साफ करके उस कृषि की जाती थी। इसलिए क्या है झूम या स्थानांतरित कृषि उसे कहते हैं जो स्थान बदल कर कृषि की जाती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने
ये लेसन पढ़ाया है आप इसको अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।